Hello everyone. In this video, we are going to discuss rules regarding succession to the property of a female intestate. अब हमने मेल इंटेस्टेट के कंटेक्स्ट में सेक्शन 8 पढ़ा, राइट? सो rules regarding succession to the male's intestate are governed by section 8. And for female intestate, we need to refer sections 15 and 16. इनफैक्ट अगर हम गौर फरमाएं इस चीज़ पर, तो मेल इंटेस्टेट एंड फीमेल इंटेस्टेट के कंटेक्स्ट में हमारे पास डिफरेंट टूल्स है. सो इफ अ मेल पर्सन इज डाइंग, देन इन दैट केस द डेवल्यूशन शुड बी डन एज पर सेक्शन 8. बट अगर किसी फीमेल की डेथ हो रही है, फीमेल इंटेस्टेट के केस में जो डेवल्यूशन होगा वो गवर्न होगा सेक्शंस 15 और 16 से. ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू सेक्शन 15. Section 15. General rules of succession in the case of female Hindus. The property of a female Hindu dying intestate shall devolve according to the rules set out in section 16. तो सेक्शन 15 में अगर फीमेल इंटेस्टेट की डेथ हो रही है तो उस केस में रूल्स कौन सा अप्लाई होंगे जो हमें सेक्शन 16 में गिवन है, एंड एयर्स जो हैं वो हमें सेक्शन 15 में ही गिवन है. सो सेक्शन 15 लिस्ट्स आउट द एयर्स ऑफ फीमेल एंड सेक्शन 16 में रूल्स गिवन है कि उन एयर्स में डेवल्यूशन कैसे होगा प्रॉपर्टी का. ए, firstly upon the sons and daughters including the children of any predeceased son or predeceased daughter and the husband. तो ये जितने भी relatives हैं, son, daughter, और अगर कोई predeceased son है या daughter है तो उसके children, ठीक है, plus the husband, they all will take each share simultaneously. ठीक है, इसलिए ये A में हमें multiple relatives given है क्योंकि ये सब साथ में share लेते हैं. ठीक है. बी, सेकेंड एयर कौन है? अपॉन द एयर्स ऑफ द हस्बैंड. ठीक है. थर्ड इज अपॉन द मदर एंड फादर. ठीक है. फोर्थ इज अपॉन द एयर्स ऑफ द फादर एंड फिफ्थ इज अपॉन द एयर्स ऑफ द मदर. सो वी नीड टू रिमेंबर द सीक्वेंस कि सबसे पहले किसको जाएगी प्रॉपर्टी? सन्स, डॉटर्स, या अगर कोई प्रीडिसीज सन या डॉटर है तो उसके इश्यूज, प्लस द हस्बैंड उनके पास जाएगी. ठीक है. द सेकेंड कैटेगरी ऑफ एयर्स इज द एयर्स ऑफ द हस्बैंड. ठीक है. The third category of heirs is the father and mother. ठीक है. Fourth category of heirs is the heirs of the father, and the fifth category of heirs is the heirs of the mother. Here in this case, this A situation becomes important. एक बार इसको कर लेते हैं discuss. So let's just suppose that there are mother and father, and there is a daughter, there is a son, and she has a husband. She has DS1, DS2, and she dies. Now we need to determine how the property of D will be devolved to the existing heirs. और हमने क्लास 1 में क्या देखा था? क्लास 1 में हमने देखा था कि heirs कौन कौन है? हस्बैंड है, इश्यूज हैं, और अगर कोई प्री डिजीज सन या डॉटर है तो उसके इश्यूज हैं. ठीक है. अब यहाँ पर कोई प्री डिजीज तो नहीं है, ठीक है, बट देर आर टू सन्स ऑफ दिस डॉटर. सो दीज थ्री विल टेक अ शेयर साइमल्टेनियसली, 1/3, 1/3 एंड 1/3 शेयर हो जाएगा. और मदर और फादर और जो ब्रदर है, ठीक है, इनको कोई भी शेयर नहीं मिलेगा इस केस में. ठीक है. नाउ कम टू सबसेक्शन 2. Notwithstanding anything contained in subsection 1, any property inherited by a female Hindu from her father or mother shall devolve in the absence of any son or daughter of a deceased, including the children of any predeceased son or predeceased daughter, not upon the heirs referred to in subsection 1 in the order specified therein, but upon the heirs of the father. This is very important. डिफरेंस समझो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में. सबसेक्शन 1 में हमने क्या बोला कि हस्बैंड और जो चिल्ड्रन हैं वो सब साथ में प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे. बट अगर इसी एग्जाम्पल में सिचुएशन ये होती, मदर, फादर, एस, डी एंड हस्बैंड ऑफ डी, एंड डी डाइड. ठीक है. यहाँ पर डी का कोई इशू नहीं है. देयर इज नो सन और डॉटर अलाइव. ठीक है. और देयर इज नो सन और डॉटर ऑफ अ प्री डिजीज सन अलाइव. ठीक है. ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है यहाँ पर. इस केस में वी विल टोटली निग्लेक्ट
दैट देयर इज अ हस्बैंड प्रेजेंट। सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग हस्बैंड है नहीं है इट डजेंट मैटर, ठीक है। यहाँ पर एक डॉटर है, ठीक है, जिसकी डेथ हुई है एंड उसका कोई बच्चा नहीं है जिंदा, ठीक है, या फिर उसका कोई बच्चा अलाइव नहीं है। इस केस में इफ शी हैज इनहेरिटेड प्रॉपर्टी फ्रॉम हर फादर और मदर, ध्यान रखना यहाँ पर हम सेपरेट प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं सिर्फ सबसेक्शन 2 में। सो इफ शी हैज इनहेरिटेड प्रॉपर्टी फ्रॉम एम और एफ, तो वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जो है वो जाएगी एयर्स ऑफ एफ के पास। वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी एयर्स ऑफ एफ के पास जाएगी एंड दैट विल नॉट गो टू एच। सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग क्या था कि हस्बैंड, सन, डॉटर या फिर कोई इशू ऑफ प्री डिजीज सन और प्री डिजीज डॉटर, ये सब लोग इनहेरिट करेंगे प्रॉपर्टी साथ में। बट इफ देयर इज नो इशू अलाइव, इन दैट सिचुएशन इफ द डॉटर हैज इनहेरिटेड सम प्रॉपर्टी फ्रॉम हर फादर और मदर बिफोर हर डेथ, ठीक है, वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जो है वो वापस किसके पास चली जाएगी, वो फादर के पास चली जाएगी, वो फिर एयर्स ऑफ फादर के पास जाएगी प्रॉपर्टी, उनके पास डिवॉल्व होगी एंड इट विल नॉट गो टू हस्बैंड और इट विल नॉट गो टू द एयर्स ऑफ द हस्बैंड, ठीक है। सिमिलरली एक बार सबसेक्शन 2 देखो, एनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय अ फीमेल हिंदू फ्रॉम हर हस्बैंड और फ्रॉम हर फादर इन लॉ shall devolve in the absence of any son or daughter of the deceased, including the children of any predeceased son or daughter, not upon the heirs referred to in subsection 1 and the order specified therein, but upon the heirs of the husband, ठीक है। वहीं पर अगर प्रॉपर्टी जो डॉटर है उसने इनहेरिट करी होती फ्रॉम हर हस्बैंड और फ्रॉम हर फादर इन लॉ, देन द प्रॉपर्टी विल डिवॉल्व टू द एयर्स ऑफ द हस्बैंड ओनली, ठीक है। जो एयर्स ऑफ हस्बैंड है उनके पास जाएगी प्रॉपर्टी एंड इट विल नॉट रिवर्ट बैक टू द एयर्स ऑफ द फादर, ठीक है। हमने इसमें देखा क्लॉज ए में कि अगर प्रॉपर्टी उस डॉटर ने इनहेरिट करी है अपने मदर या फादर से, ठीक है, तो उस केस में प्रॉपर्टी जाएगी उनके एयर्स के पास। बट अगर उसने प्रॉपर्टी इनहेरिट करी है हस्बैंड से या फिर फादर इन लॉ से, ठीक है, एंड जो डॉटर है वो इशूलेस है, ठीक है, दैट मीन्स शी डजंट हैव एनी चाइल्ड, इन दैट सिचुएशन the property will revert back to the heirs of the husband, ठीक है। वो heirs of husband के पास जाएगी प्रॉपर्टी एंड वो नॉर्मल heirs of daughter के पास नहीं जाएगी। वो जो सबसेक्शन 1 में हमें एक लिस्ट गिवन थी उसके अकॉर्डिंग नहीं डिवॉल्व होगी, रादर द प्रॉपर्टी विल डिवॉल्व टू द heirs of husband। एंड इन दोनों क्लॉजेस का इंटेंट यही था कि जो प्रॉपर्टी है दैट शुड गो बैक टू द ओरिजिन, ठीक है, जो ओरिजिन है प्रॉपर्टी का उनके पास जानी चाहिए प्रॉपर्टी वापस एंड नॉर्मल इनहेरिटेंस रूल्स नहीं अप्लाई होने चाहिए। इस वजह से ये रूल्स इनकॉर्पोरेट करे गए हैं। अगर इश्यूज होते तो कोई डाउट ही नहीं था, फिर चिल्ड्रन के पास जाती प्रॉपर्टी, बट अगर इश्यूज नहीं है तो उस केस में हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ ओरिजिन पर वापस चली जानी चाहिए एंड इट शुड नॉट डिवॉल्व टू द एयर्स ऑफ द फीमेल। Now the order of succession and the manner in which the property should be devolved is given in section 16. The order of succession among the heirs referred to in section 15 shall be, and the distribution of the intestate's property among those heirs shall take place according to the following rules, namely: Rule 1. Among the heirs specified in subsection 1 of section 15, those in one entry shall be preferred to those in any succeeding entry, and those included in the same entry shall take simultaneously, ठीक है। एक ही एंट्री में जो सब लोग हैं वो लोग साइमल्टेनियसली लेंगे एंड दोज इन वन कैटेगरी विल एक्सक्लूड दोज इन अदर कैटेगरीज। तो अगर ए में सन या डॉटर या हस्बैंड या फिर कोई सन और डॉटर ऑफ अ प्री डिजीज्ड सन और डॉटर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस केस में सब ये लोग आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी प्रॉपर्टी इन सब में, ठीक है। एंड अगर इनमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं है तभी जो एयर्स ऑफ हस्बैंड है उसके पास जाएगी प्रॉपर्टी, ठीक है। दैट मीन्स जो प्रॉपर्टी आगे वाले एयर्स के पास तभी जाएगी अगर इनमें से कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं है तो। सो द एयर्स अंडर क्लॉज ए विल एक्सक्लूड ऑल द अदर एयर्स, ठीक है। अगर इनमें से कोई नहीं है देन वी विल कम टू क्लॉज बी। इसमें क्या है, सेकेंडली अपॉन द एयर्स ऑफ द हस्बैंड एंड थर्डली अपॉन द मदर एंड फादर। डॉटर की प्रॉपर्टी सबसे पहले एयर्स ऑफ हस्बैंड के पास जाएगी एंड उसके बाद मदर और फादर को प्रेफरेंस मिलेगी।
नाउ ये कभी कभी प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, एंड वन सच केस रिगार्डिंग दिस इज ओम प्रकाश वर्सेस राधा चरण. ओम प्रकाश वर्सेस राधा चरण. अब इस केस में क्या हुआ था, द डॉटर शी वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 15 ईयर्स ओनली. 15 ईयर्स की जब वो थी तभी उसकी मैरिज हो गई थी, एंड जस्ट आफ्टर सम टाइम ऑफ हर मैरिज हर हस्बैंड डाइड. ठीक है, हस्बैंड की डेथ हो गई कुछ टाइम बाद ही मैरिज के. ठीक है, एंड उसके जो इन लॉज थे, उस डॉटर के जो इन लॉज थे, उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया. ठीक है, उन्होंने बिल्कुल उसे घर से बाहर निकाल दिया, एंड शी हैड टू कम बैक टू हर फादर्स प्लेस. वो अपने घर पर वापस आई. फिर उसके जो मदर और फादर हैं उन्होंने उसको एजुकेट किया. इनफैक्ट उसने काफ़ी अच्छी एजुकेशन अक्वायर करी. शी गॉट अ वेरी गुड जॉब, एंड अपनी जॉब से उसने काफ़ी प्रॉपर्टीज़ भी अक्वायर करी. ठीक है, उसने काफ़ी प्रॉपर्टीज़ एक्वायर करी, काफ़ी वेल्थ उसने एक्यूमुलेट करी, एंड शी डाइड हैविंग अ लॉट ऑफ सेपरेट प्रॉपर्टी. ठीक है, उसकी अपनी खुद भी काफ़ी प्रॉपर्टी एक्वायर हो गई थी और उसके बाद उसकी डेथ हुई है. ठीक है, नाउ आफ्टर हर डेथ her in-laws came into picture and they claimed their right in that property. क्योंकि हमें सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 15 में गिवन है कि एयर्स ऑफ हस्बैंड को पहले राइट मिलेगा प्रॉपर्टी में डॉटर इन लॉ की, और उसके बाद का जो राइट होगा वो मदर एंड फादर का होगा. तो अगर एयर्स ऑफ हस्बैंड प्रेजेंट है तो उनको मिलेगी प्रॉपर्टी, अगर वो नहीं है तब मदर और फादर के पास जाएगी प्रॉपर्टी. सो मदर एंड फादर जो थे उस डिजीज वुमन के, उन्होंने केस कंटेस्ट करा, उन्होंने फाइट किया इस चीज़ को लेकर. दैट जो इन लॉज है उन्होंने तो बहुत पहले ही उसको घर से बाहर निकाल दिया था. दे एजुकेटेड हर एंड उसके बाद उसको जॉब में सपोर्ट करा, और उसने जो भी प्रॉपर्टीज एक्वायर करी उसमें कहीं ना कहीं उसके फादर एंड मदर का हाथ है. But the apex court, it could not do anything regarding this, बिकॉज यहाँ पर लॉ बिल्कुल क्लियर था, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं थी कि प्रॉपर्टी इस ऑर्डर में ही डिवॉल्व होगी, एंड अकॉर्डिंगली द प्रॉपर्टी वेंट टू द एयर्स ऑफ द हस्बैंड ओनली, एंड जो मदर एंड फादर है उनको उस प्रॉपर्टी से कुछ नहीं मिला. इवन द सुप्रीम कोर्ट फेल्ट सॉरी अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर्स, बट क्योंकि रूल ही क्लियर है, क्योंकि लॉ ही क्लियर है इस एस्पेक्ट पर, तो कुछ कर नहीं सकते थे इस चीज़ का. ठीक है, सो दिस जजमेंट इज अ वेकअप कॉल रिगार्डिंग दिस एस्पेक्ट. थोड़ा इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए कि जो हायरार्की है वो चेंज हो या फिर वो सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग भी डिफरेंट हो सके, बिकॉज इस जजमेंट में करेक्ट एप्लीकेशन तो हुआ है लॉ का, बट जस्टिस सर्व नहीं हुआ है बिल्कुल भी किसी भी एंगल से. सो नाउ कमिंग टू सेक्शन 16 अगेन. Rule 2. If any son or daughter of the intestate had predeceased the intestate, leaving his or her own children alive at the time of the intestate's death, the children of such son or daughter shall take between them the share which such son or daughter would have taken if living at the intestate's death. So basically यहाँ पर जो predeceased son या predeceased daughter के जो children होंगे, they will act as representative of that predeceased son or daughter, and उनको भी equal share मिलेगा एक living son या daughter जैसे. ठीक है. Rule 3. The devolution of the property of the intestate on the heirs referred to in clauses B, D, and E of subsection 1 and in subsection 2 of section 15 shall be in the same order and according to the same rules as would have applied if the property had been the father's or the mother's or the husband's, as the case may be, and such person had died intestate in respect thereof immediately after the intestate's death. सो बेसिकली हमने जो ये कंडीशंस डिस्कस करी है यहाँ पर, क्लॉज ए, क्लॉज बी एंड दिस एयर्स ऑफ द हस्बैंड, एयर्स ऑफ द फादर एंड एयर्स ऑफ द मदर. ठीक है, इन केसेस में बेसिकली पहली बात तो हम इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं. ठीक है, ये हमने अभी सेक्शन 15 में ही डिस्कस करा था. अब इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में हम अज्यूम कर लेते हैं कि मान लो फादर की साइड से एयर्स ऑफ फादर के पास जानी प्रॉपर्टी. ठीक है, तो फादर की डेथ हो गई है, and accordingly the property will devolve back to the heirs of the father as if the father himself has died. Consider this example.
अब मान लो यहाँ पर मदर और फादर है, उनकी पहले ही डेथ हो चुकी थी, ठीक है, एंड नाउ द डॉटर हैज डाइड, ठीक है, सो दिस फीमेल हैज डाइड एंड शी हैज डाइड इशूलेस, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जो उसने इनहेरिट करी होगी प्रॉपर्टी अपनी डेथ से पहले, मदर या फादर की डेथ के टाइम पर, ठीक है, वो प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? वो फादर के heirs के पास जाएगी, ठीक है, एंड वो हस्बैंड के पास नहीं जाएगी, वो फादर के एयर्स के पास जाएगी, एयर्स ऑफ फादर। सो इस केस में हम क्या मान के चलेंगे? हम ये मान के चलेंगे कि एयर्स ऑफ फादर डिटर्मिन करने के लिए हम एक पल के लिए मान लेते हैं कि फादर अलाइव था और उसकी डेथ हुई है, तो उसकी डेथ पर जिन जिन एयर्स को प्रॉपर्टी मिलती, ठीक है, उन एयर्स के पास प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो यहाँ पर फादर की डेथ पर किसको मिलती प्रॉपर्टी? S1 और S2 के पास चली जाती, राइट। तो हम इन दोनों को प्रॉपर्टी डिवॉल्व कर देंगे 1/2 एंड 1/2। एंड प्लीज माइंडेड, यहाँ पर जो हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, डी की, जो उसने इनहेरिटेड करी है मदर और फादर से, ठीक है। सिमिलरली अगर हम हस्बैंड के एयर्स का एग्जाम्पल ले, लेट्स सपोज so let's suppose this woman has died and she was a widow, ठीक है, विडो थी, इसका मतलब S1 की डेथ तो बहुत पहले हो गई थी, एंड ऑफ कोर्स S1 की डेथ के टाइम पर शी वुड हैव अक्वायर्ड सर्टेन प्रॉपर्टीज, ठीक है। मान लो F की भी डेथ W से पहले हो गई थी, ठीक है, फादर इन लॉ डाइड अर्लियर, तब भी W ने प्रॉपर्टी एक्वायर करी होगी, राइट, एज अ विडो, ठीक है। अब विडो की डेथ हुई है तो उस टाइम पर इशू अराइज हुआ है कि प्रॉपर्टी किसके पास डिवॉल्व होगी। सो according to section 15, in case the property has been acquired by the female from the heirs of the husband, from the husband or the heirs of the husband, then it shall devolve back to the heirs of the husband only, ठीक है। तो यहाँ पर S1 की डेथ पर और F की डेथ पर जो भी प्रॉपर्टी W ने एक्वायर करी थी वो प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? एयर्स ऑफ हस्बैंड के पास, ठीक है। एंड उस केस में हम उस टाइम पर अज्यूम कर लेंगे कि हस्बैंड की टाइम पर जो जो एयर्स एलिजिबल होते प्रॉपर्टी अक्वायर करने के लिए वही होंगे एयर्स ऑफ हस्बैंड। तो अगर हस्बैंड की डेथ हुई होती मान लो, तो उस केस में कौन कौन होते एलिजिबल? मदर होती है ऑफ कोर्स, ठीक है, मदर ही होती ना, S2 तो नहीं होता, ब्रदर तो नहीं होता एलिजिबल, राइट, सिर्फ मदर होती है एलिजिबल। सो यहाँ पर जो सारी प्रॉपर्टी है जो W ने इनहेरिट करी थी अपने फादर इन लॉ से और S1 से, वो सब किसके पास चली जाएगी? मदर के पास चली जाएगी। So this is the rule regarding interstate succession among females. सेक्शन 15 में हमें ऑर्डर गिवन है और सेक्शन 16 में हमें रूल्स गिवन है कि किन रूल्स के बेसिस पर वो प्रॉपर्टी आगे डिवॉल्व होगी। नाउ देयर इज अ लैंडमार्क जजमेंट ऑन दिस एस्पेक्ट। भगत सिंह वर्सेस तेजा सिंह। दिस इज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 ओनली, ठीक है। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 के कंटेक्स्ट में है ये जजमेंट। नाउ इन दिस केस व्हाट हैपेंड वाज देयर वर टू सिस्टर्स, ठीक है, टू सिस्टर्स है, मान लो X एंड Y, X एंड Y दो सिस्टर्स हैं एंड हियर Y इज मैरिड टू H, ठीक है, Y की मैरिज हो चुकी है H से। अब जब इनकी मदर की डेथ हुई थी ना, तो X और Y इन दोनों ने प्रॉपर्टी इनहेरिट करी थी मदर के डेथ के टाइम पर, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर Y की भी डेथ हो गई, तो Y की डेथ हो गई एंड शी डिडंट हैव एनी चाइल्ड, ठीक है, शी डाइड इशूलेस, Y डाइड इशूलेस। सो ऑफ कोर्स फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि कोई इशू नहीं है, प्लस शी हैज इनहेरिटेड प्रॉपर्टी फ्रॉम हर मदर, प्लस शी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी फ्रॉम M। तो ओरिजिनली हमें रूल पता है कि क्या है, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, कि अगर प्रॉपर्टी इनहेरिट करी है मदर या फादर से तो वो किसके पास जाएगी? एयर्स ऑफ फादर के पास, ठीक है। एंड बिकॉज शी हैज डाइड इशूलेस, तो ये प्रॉपर्टी नेचुरली किसके पास गई? X के पास गई, हु इज द ओनली एयर लेफ्ट, ओनली एयर
of father left. ठीक है, अकॉर्डिंगली सारी प्रॉपर्टी एक्स के पास डिवॉल्व हुई एंड शी सोल्ड इट टू अ पर्सन सी. एक्स ने वो प्रॉपर्टी, वाई की प्रॉपर्टी जो उसने इनहेरिट करी थी एम से, वो सारी प्रॉपर्टी सेल कर दी सी को. नाउ द ब्रदर ऑफ हस्बैंड, नॉट द हस्बैंड, द ब्रदर ऑफ हस्बैंड, he raised this issue. ठीक है, ब्रदर ऑफ हस्बैंड ने बोला कि अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस गिवन इन सेक्शन 15 द प्रॉपर्टी शुड डिवॉल्व टू द heirs ऑफ हस्बैंड एंड नॉट टू द heirs ऑफ फादर. ठीक है, जो प्रॉपर्टी है सीक्वेंस के अकॉर्डिंग heirs ऑफ हस्बैंड के पास जानी चाहिए एंड नॉट टू द heirs ऑफ father of the deceased person. But in this case, the Supreme Court held that because both the conditions are satisfied, that means she has died issueless, plus she has inherited property from her mother, that means from her father's side. ठीक है, अपने मायके से उसने प्रॉपर्टी इनहेरिट करी है, इस वजह से वो प्रॉपर्टी वापस किसके पास जाएगी? इट विल रिवर्ट बैक टू द सोर्स एंड वो heirs ऑफ फादर के पास जाएगी प्रॉपर्टी. दैट मीन्स एक्स इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी करेक्टली और वो उसने आगे जो सेल करी है प्रॉपर्टी सी को, दैट ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली वैलिड. And the brother of husband is not entitled to the property because this case is covered under section 15 subsection 2 and it will not be governed by section 15 subsection 1. So this is all regarding the rules regarding the succession to the female Hindu dying intestate. Okay, thank you.